This is the remaining part of the interview written by Christopher. ये इंटरव्यू के बारे में है पूरा। और पहले तो इंटरव्यू के बारे में लोग क्या राय रखते थे शुरू में, जब शुरुआत का टाइम था और इंटरव्यू नए नए थे। एक जर्नलिज्म में एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी जिसके बारे में लोग के क्या व्यूज़ थे, उसके बारे में लिखा है राइटर ने। और बाद में एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे जो कि बहुत सारे फील्ड में जिनका उन्होंने अपना नाम कमाया था, और उनका एक नॉवेल लिखा गया था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, द नेम ऑफ द रोज़, जिसकी बहुत सारी कॉपी 10 मिलियंस कॉपी बिक गई थी। उस ज़माने में एक बहुत बड़ी बात थी किसी पब्लिकेशन की इतनी सारी कॉपीज़ बिकना। तो उनसे इंटरव्यू के कुछ हिस्सा है जिसमें आधा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब आगे चलते हैं। हिंदू के न्यूज़पेपर के राइटर, वो जर्नलिस्ट ले रहे हैं इंटरव्यू उनका, अम्बर्टो इको। हियर ही सेज, जब वो पूछते हैं कि आपके फेवरेट फॉर्म क्या है, आप जो लिखते हो, तो सब कहते हैं कि आप अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, बट आप कह रहे हो कि आप एक ही चीज़ लिखते हो, तो वो क्या लिखते हो आप? तो वो कहते हैं कि आई हैव अ सीक्रेट, मेरा एक सीक्रेट है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? जब तुम यूनिवर्स से एम्प्टी स्पेस निकाल दोगे तो यूनिवर्स में क्या बचेगा, तुम्हें मालूम है? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो फिर इतना छोटा हो जाएगा यूनिवर्स जैसे मेरी मुट्ठी। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स, ऐसी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फ्री टाइम होते हैं। आई कॉल दैम इंटरस्टिस, से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। उन चीज़ें ऐसे एम्प्टी स्पेस होते हैं हमारी लाइफ में जब हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी देर का गैप होता है जो हम देख नहीं सकते। इट्स लाइक एटम इन यूनिवर्स। तो कह रहे हैं कि जैसे तुम मेरे पास आ रहे थे, यू आर इन एन एलिवेटर, तुम एलिवेटर में थे, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, जब तुम ऊपर आ रहे थे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। दिस इज़ एन इंटरस्टिस, एन एम्प्टी स्पेस। इसको मैं बोलता हूँ कि इंटरस्टिक्स एंड एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और मैं इन एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यू एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक जब तक आया, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तब तक मेरा एक ऑलरेडी आई हैव रिटन एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। आप जो नॉन फिक्शनल राइटिंग करते हो और जो भी आपका स्कॉलर वाला वर्क है उसमें पर्सनल क्वालिटी भी होती है। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। जो रेगुलर किताबें होती हैं, रेगुलर थोड़ा बोरिंग होती है ना, एकेडमिक स्टाइल जो थोड़ा टफ टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। काफ़ी पर्सनल उस पर मैं नहीं लिखी जाती नोट्स पे, और ड्राई भी होती हैं, बोरिंग भी होती हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच? क्या आप जानबूझ के ऐसा करते हो कि आपकी अप्रोच इतनी इनफॉर्मल होती है या इतनी अच्छी होती है, इतना पर्सनल टच होता है उसमें? और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर ये सब नेचुरली है? तो अम्बर्टो इको कहते हैं, मैंने प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्टेशन इन इटली, जब मैंने अपना पहले डिजर्टेशन इटली में इंट्रोड्यूस किया था, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, एक प्रोफेसर ने कहा, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं स्कॉलर्स, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर वो अपने एक दिमाग में एक फॉल्स वो बनाते हैं धारणा, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड, और बाद में उसको सही करते हैं। दे पुट द कंक्लूजन, और लास्ट में वो कंक्लूजन लगाते हैं कि क्या हुआ इस सबसे। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने पहले अपनी स्टोरी बताई रिसर्च की, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, अपनी गलती और अपनी सारी चीज़ें जो भी आपका था करने का वो सब बताया। At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation, और तभी उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल सही था, and went on to publish my dissertation, और जब मैंने अपना dissertation publish किया as a book के तौर पे, which meant he appreciated it, इसका मतलब है कि वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे। At that point, at the age of 22, जब मैं 22 साल का था, I understood scholarly books, मुझे समझ आती थी scholarly books should be written the way I had done,
और मुझे लगता था कि ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे मैं सोचता था, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च के साथ स्टोरी बतानी चाहिए। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, इसलिए मेरे ऐसे जो हैं उनमें नैरेटिव एस्पेक्ट होता है। दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव नॉवेल्स, इसलिए मैंने बाद में नॉवेल्स भी शुरू कर दिए एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, शायद 50 के आसपास, कम या ज़्यादा। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवेलिस्ट। मेरा एक दोस्त था जो हमेशा ये फ्रस्ट्रेट रहता था कि वो एसेइस्ट है और एक नॉवलिस्ट क्यों नहीं है, वो नॉवल क्यों नहीं लिख सकता। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, उसका मन करता था कि वो क्रिएटिव राइटिंग करे और अनदर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड सो, लेकिन वो उससे पहले ही मर गया जब वो करना चाहता था, उनकी डेथ हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, ये तो मैं एक्सीडेंटली लिखने लगा नॉवल। आई हैड नथिंग टू डू नेक्स्ट पेज वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, एक दिन मुझे कुछ करने को नहीं था तो मैंने नॉवल लिखने शुरू कर दिए। आई स्टार्टेड नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, नॉवेल्स ने शायद मेरा जो कहानी सुनाने का और नरेट करने का जो मेरे अंदर टेस्ट था उसको सेटिस्फाई किया। तो मुकुंद कहता है, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकम स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज़, और जब आपने नेम ऑफ द रोज़ जो उनकी इतनी फेमस नॉवल हुआ तो उसके बाद तो वाकई आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। एकेडमिक्स के बाद यू आर रिटन 5 नॉवेल्स, उसके बाद आपने 5 नॉवेल्स लिखे, मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, स्कॉलरली वर्क्स भी बहुत लिखा, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, शायद 20 लिखे होंगे। अंबरटो इको ओवर 40, हाँ मैंने 40 से ज़्यादा लिखे हैं। मुकुंद ओवर 40, among them a seminal piece of work on semiotics, but ask more people about Umberto Eco and they will say oh he's the novelist, does that bother you। आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, साइन लैंग्वेज के ऊपर भी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद जब भी आपका नाम आता है तो सब आपको एज अ नॉवलिस्ट जानते हैं। तो अम्बर्टो इको कहते हैं, येस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडेज, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं सब वो प्रोफेसर हूँ जो संडेज को नॉवल लिखता है। इट्स नॉट ए जोक, कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस एंड नॉट ए मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता हूँ और पेन क्लब्स और राइटर्स के मीटिंग में नहीं जाता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को एकेडमिक से ही रिलेट करता हूँ। बट ओके इफ़ दे हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, अगर उन्होंने सिर्फ नॉवेल्स ही पढ़ी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो हंसते हैं और थोड़ा अपने कंधों को झटकते हैं। श्रक्स, आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, जब मैं नॉवल लिखता हूँ तो मैं एक लार्जर ऑडियंस के पास पहुँचता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, मैं नहीं सोच सकता कि जब मैं कोई एकेडमिक इतनी बात कर रहा हूँ और नॉवेल्स को तो मुझे 1 मिलियन रीडर्स मिल गए, लेकिन सेमियोटिक्स के लिए 1 मिलियन रीडर नहीं मिल सकते। तो मुकुंद कहता है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन याद आ गया। द नेम ऑफ द रोज इज़ वेरी सीरियस नॉवल, नेम ऑफ द रोज तो बहुत ही सीरियस नॉवल है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, एक तरफ से तो लगता है कि ये डिटेक्टिव है, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स में भी है, थियोलॉजी भी है, इसमें मिडिवल हिस्ट्री भी है, येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, और उसके बाद ह्यूज मास ऑडियंस यानी बहुत सारे ऑडियंस को ये पसंद आई। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या तुम पजल नहीं होते इतनी सारी चीज़ों में। तो अम्बर्टो को कहते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल, जर्नलिस्ट तो पजल होते ही है, एंड सम टाइम पब्लिशर, कभी कभी पब्लिशर्स भी, एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक फ्रेश एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सोचते हैं कि लोगों को इतनी अकल नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ेंगे। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, सोचो कि 6 बिलियन पीपल हैं इस प्लानट में। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन, और ये सिर्फ 10 और 15 मिलियन ने पढ़ी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, इस हिसाब से तो मैंने बहुत ही कम रीडर्स को पकड़ पाया मैं। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ रीडर्स होते हैं जिन्हें इजी चीज़ें नहीं पसंद होती, और एटलीस्ट दे डोंट ऑलवेज वांट दिस, ये वो हमेशा ऐसा चाहते नहीं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं ख़ुद भी रात के 9 बजे डिनर खाने के बाद वॉच टेलीविज़न एंड वांट टू सी इधर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ज़्यादातर मैं या तो मियामी वाइस देखता हूँ या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ, जो उस टाइम में
सीरियल्स आते होंगे। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। मुझे मज़ा आता है और मुझे ज़रूरत भी होती है, लेकिन नहीं सारा दिन मैं ये सब नहीं कर सकता, देख सकता उन्हें। मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history? क्या आपको लगता है कि आपने हिस्ट्री के बारे में बात करी उस ज़माने की, इसलिए ये नॉवल और सक्सेस हुआ? तो अम्बर्टो को कहते हैं दैट इज़ पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, मुझे एक और कहानी बताने दो। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज़ वाइज मैन, क्योंकि मैं चाइनीज़ वाइज मैन की तरह ज़्यादातर स्टोरी सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव्ड माई बुक, तो उसे मेरी बुक पसंद है। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज़ सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज़ लैटिन। उन्होंने कहा कि हम 3000 से ज़्यादा कॉपी नहीं बिक सकती, क्योंकि जहाँ लोगों ने कभी कैथेड्रल नहीं देखा या कभी लैटिन नहीं पढ़ी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, मुझे 3000 कॉपी के लिए पैसे दिए गए थे। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 millions इन द US, लेकिन US में 2 or 3 million तक बिक गई। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फार बिफोर माइन, मुझसे पहले बहुत सारी लिखी गई हैं उस टाइम में, उस टॉपिक पे। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ मिस्ट्री, ये तो एक मिस्ट्री है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, और ना कोई भविष्यवाणी कर सकता है किसी चीज़ की सफलता की। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज़ 10 years earlier, अगर मैंने ये किताब 10 years earlier लिखी होती और 10 years later, ये 10 साल बाद लिखी होती, it wouldn't have been the same, ऐसा सेम रिजल्ट नहीं आता। Why it worked at that time is a mystery, और उसी टाइम पे ये इतनी फेमस क्यों हुई, ये भी एक मिस्ट्री है। Okay, that's all for today. This lesson is finished. Now I'll take the another chapter in the next video. Like, share and subscribe. Thank you.